हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और क्या है आप लोगों के हालचाल। तो बेटा, माइंड मैप सीरीज में आप सब लोगों का मैं राहुल डूडी वेलकम करता हूं। एक बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है आज का हमारा। चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर भी नहीं है। इसको हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। माइंड मैप सीरीज का पर्पज मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है कि इस सीरीज में हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक आइडिया देते हैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का। जिन बच्चों ने ये चैप्टर ईमानदारी से पढ़ रखा है उन लोगों के लिए माइंड मैप सीरीज बहुत ही बढ़िया है, यूं मानो आप, रिवीजन के लिए। और जिन्होंने कभी स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम ही नहीं सुना या फिर सिर्फ नाम सुन के छोड़ दिया है, कभी उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, बेटा उन लोगों के लिए माइंड मैप सीरीज नहीं है। मैं पहले आपको बोल देता हूं, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो हमारी आज ये जो सीरीज होने वाली है, ये जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, इसकी हेल्प से। ठीक है जी। तो सेशन को किया जाए फिर स्टार्ट। वैसे हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है इस माइंड मैप सीरीज में, करें स्टार्ट। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले बेटा हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं जनाब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम गैस लॉज पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग गैसेस को कर देंगे क्या, लिक्विफाई। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो इस सेशन में कवर होने वाले हैं। चलो जी, एक एक टॉपिक को कर लेते हैं बढ़िया ढंग से कवर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट आपके सामने लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर का मतलब सारी दुनिया जानती है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये मानते हो आप लोग। अच्छा, अब इसमें ना तीन चार कैटेगरी है, आपकी स्क्रीन पर लिखी है। पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और तीसरा बेटा इंड्यूस डाइपोल फोर्स, है ना। ये तीन फोर्सेस हैं जो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है। बेटा देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल है HCl, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस हो तो इसको मैं क्या डाइपोल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो। अगर इस डाइपोल के पड़ोस में एक और आपने HCl का मॉलिक्यूल लिख दिया महाराज, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये फोर्स हमेशा दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच लगेगा, है ना। और कोई आपसे पूछ ले कि ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे कि इन दोनों डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पे ये जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद अगले की बात करते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये फोर्स किसकी वजह से होता था, जैसे मान लो एक तो आपने लिखा है पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है आपका डाइपोल, ठीक, पोलर मॉलिक्यूल है। और मैं इसके साथ में एक और लिख दूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देखो Cl2, ये नॉन पोलर क्यों है महाराज, नॉन पोलर उस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा, नॉन पोलर जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर कोई बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच बन रहा हो तो उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है कैसा बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसी वजह से इसको नॉन पोलर बोला गया। अच्छा, इसमें देखो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है बेटा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। सोच के देखो, जब ये Cl2 इस Cl- के नजदीक आएगा तो क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको Cl- रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो जो इधर वाली साइड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी, ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, और क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर खिसक गई है तो ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अब एक बार देखो, पहले ये नॉन पोलर था लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं रहा। आप कहोगे इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, इसी को बोला जाता है इंड्यूस डाइपोल। मतलब पहले डाइपोल नहीं था लेकिन इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इसका जो पार्शियल नेगेटिव होगा इसके पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल दिया जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट वाला है इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बेटा जी इसको और क्या बोला जाता है पता है, इसको और बोला जाता है लंडन फोर्स भी कहा जाता है, और इसको डिस्पर्शन फोर्स भी आप कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी कहो, तीनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है। और ये लगता किसके बीच है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। Cl2 एक नॉन पोलर, ये भी एक नॉन पोलर, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, सारे लोग स्क्रीन पे देखें बेटा, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो लंडन फोर्स जो होता है सबसे वीक फोर्स होता है। फिर उसके बाद आता है आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल,
ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे लास्ट में आता है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये जो सारे फोर्सेस हैं ये एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस, उस कैटेगरी के फोर्सेस हैं। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जितने भी फोर्सेस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें जो वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज सारे लोगों को पता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वैंडरवॉल में भी सबसे वीक कौन है, आप कह दोगे साहब ये लिखा हुआ ऑर्डर, लंडन फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अरे हाँ ना बोलो यार, समझ में आई यहां तक बात? तो ये बात होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। अब इसके बाद हम लोग अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसका नाम है गैस लॉ। जो आपकी गैसेज होती हैं, ये लॉज, ये जो गैसेज होती हैं कौन कौन से लॉज को फॉलो करती हैं, इनमें हम लोग 3-4 लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ। देखो जी, दिल थाम के बैठो, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ का ये कहना है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट हो। अमाउंट ऑफ गैस अगर कांस्टेंट है इसका मतलब गैस की मोल्स कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोलना भाई, यस। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन में हटा दूं तो एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये है बॉयल्स लॉ। आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहां से देखो P1 इज इक्वल टू K1 बन गया कांस्टेंट, यस। तो यहां से अगर P इंटू V का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे काम में आता है जिसको हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा। इसमें आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ में देखो, सबसे पहला ग्राफ अगर आपसे कोई बनवाने को दे दे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो डायरेक्ट बना दोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो अगर कोई आपसे कहे कि पीवी और पी के बीच ग्राफ कैसे बनेगा, आप उसको बोलोगे भाई पीवी और पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट होगा। अगर पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन का ग्राफ v के साथ बनाना हो तब भी ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। p इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन ना तो प्रेशर के साथ चेंज होगा और ना ही वॉल्यूम के साथ चेंज होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ ना बोलो जरा, समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर एक डेरिवेशन भी आता है, वो डेरिवेशन हालांकि आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी जो होती है गैस की वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो होता क्या, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो भी ऊपर जाने पर डिक्रीज करती है। ऑलराइट, अच्छा। एक चीज और देखो, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का आपने कर्व बनाया है, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का जो कर्व बनाया बेटा, इस कर्व को बोला जाता है क्या? आइसोथर्म। इसको क्या कहा जाता है? आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देखोगे, कई जगह पूछ भी लेता है, तो आप वहां क्या लिख सकते हो? एल्टीट्यूड सिकनेस लिख सकते हो। एल्टीट्यूड सिकनेस कैसे? आप बोलोगे साहब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो बहुत सारे लोगों को बेचैनी होने लगती है ना, वो वोमिटिंग होने लगती है, सर चकराने लगता है, ऐसी चीज होने लगती है ना। और अगर ये परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान बैकी बैकी बातें भी करने लगता है। ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से। क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज करेगी, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, आपका जो दिमाग है, ब्लड में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, तो इस पे ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर थ्योरी की मैं बात करूं तो। आगे बढ़ते हैं और अगले लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है जनाब चार्ल्स लॉ। बहुत ही आसान लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन ये कब होगा? जब क्या कांस्टेंट रख दोगे आप? एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के कांस्टेंट हो। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये कांस्टेंट है, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, ऐसे लिख दूं, एक कांस्टेंट यूज किया K2, तो बेटा यहां से ऐसे बन जाएगा ना, V अपॉन T इज इक्वल टू K2। अरे भाई ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अगर ये कांस्टेंट है तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसपे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मैं आपको बोल देता हूं किस में होना चाहिए जनाब? टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक, इसका भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं V और T के बीच ग्राफ बनाओ, T यहां पर केल्विन में दे रखा है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस, अगर यहां पर V अपॉन T और V का ग्राफ बनाने को बोला जाए, आप बोलोगे V अपॉन T हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर मैं V अपॉन T को T के साथ भी रिलेशन बना दूं तब भी आप कहोगे सर ये हमेशा कांस्टेंट होएगा, चेंज नहीं होएगा, है ना। तो ये रिलेशन है जिसको आप याद रखोगे, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, अच्छा
तो ये जो रिलेशन था बेटा ये तो केल्विन में था। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में रिलेशन पूछे वो भी आप बता सकते हो। वीटी वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस टी डिग्री सेल्सियस इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय 273.15। ये रिलेशन होता है जिसको आप याद रख सकते हैं अगर आप टेम्परेचर चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, है ना। ये है वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये बेटा अगर आप टी डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम चाहते हैं वीटी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम प्लस टी डिग्री सेल्सियस वी नॉट अपॉन 273.15, है ना। ये एक रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। ज्यादा ये रिजल्ट कहां से आया, कैसे आया, इसको जानने के लिए आपको पूरा चैप्टर जहां पर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा वहां से आपको ये चीज समझ में आ सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो लॉ है उसका नाम है गैलुसेक्स लॉ। गैलुसेक्स लॉ जो है ये भी बहुत ही आसान चीज है। ये कहता है कि अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन फिर कह देता हूं टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप। अच्छा सर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो कांस्टेंट यूज कर लूं, बिल्कुल यूज कर ले भाई। तो पी अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर पी अपॉन टी कांस्टेंट है महाराज तो देखो जी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या P2 अपॉन T2 होगा क्या। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको। क्या ये बात सही है, आप लोगों ने पढ़ा ऐसा। लेकिन इसके लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए सर, कांस्टेंट होगा वॉल्यूम एंड क्या कांस्टेंट होगा, गैस का अमाउंट, अमाउंट ऑफ गैस, जिसको आप मोल्स ऑफ गैस भी कह सकते हो, वो कांस्टेंट होएगा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पहला ग्राफ बन सकता है आपसे P और T के बीच बनवा सकता है, ठीक है, P और T के बीच बनवा सकता है, आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ग्राफ आपसे किस में बनवा सकता है, P अपॉन T और P के बीच बनवा सकता है, आप कहोगे साहब P अपॉन T तो कांस्टेंट होता है। और यहीं पर अगर आपसे P अपॉन T और बेटा T के बीच बनवा ले तब भी आप कहोगे P अपॉन T का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, यह हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेटा गैलुसेक्स लॉ। आगे बढ़ते हैं और अगले लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ। ये भी बहुत ही आसान है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो जो वॉल्यूम होता है गैस का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट मतलब मोल्स ऑफ गैस। अरे बोलना यार, मोल्स ज्यादा मतलब ऑब्वियस है गैस का अमाउंट भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा गैस का, वॉल्यूम भी गैस का उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका क्या कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको। यस अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, V इज इक्वल टू K4 इंटू एन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया। यस अच्छा यहां से देखो V अपॉन एन इज इक्वल टू K4, K4 मतलब कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, ऐसे लिख दूं। बोल नहीं रहे हो भाई तुम, ऐसे लिख दूं क्या। अगर मान लो इफ V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए, अगर V1 और V2 इक्वल है तो जनाब N1 और N2 को इक्वल होना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इससे क्या पता लगता है कि अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो गैसेस के मोल्स भी इक्वल होंगे, और अगर मोल्स इक्वल है इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल है। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां से इसका एक और स्टेटमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगह, कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यह चीज कब एप्लीकेबल है, जब गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। तब अगर वॉल्यूम सेम है तो गैस के मोल सेम, या फिर इसको कह दो मोल सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ठीक है ना, कोई भी दो डिफरेंट गैसेस आपने ले ली, अगर आपने उनका वॉल्यूम सेम लिया है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर उन गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो। ठीक है, तो ये बेटा एक जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, गैस लॉज का। ऑल राइट अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आइडियल गैस की। जनाब आइडियल गैस क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए। आइडियल गैस वो गैस होती है जो क्या करती हो, सारे गैस लॉज को फॉलो करती हो। किसको फॉलो करती हो, सारे गैस लॉज को, चाहे टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी कंडीशन हो। हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कोई गैस सारे गैस लॉज को फॉलो करती है तो आप उस गैस को कहोगे आइडियल गैस। सर आइडियल गैस की इक्वेशन भी होती है, आप बता सकते हो क्या, ये रही जी, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही मेरी बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। P है बेटा प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स और T क्या है, T टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। सर ये R क्या है, बेटा जी R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल है इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। क्या लिखोगे आप इसमें? डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स पे। कैसे डिपेंड करती है देखना जरा बेटा, देखना आर की जो आपको छोटी छोटी वैल्यूज जो दो तीन याद रखनी है ना, पहली ये वाली है 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आर का एक और वैल्यू भी होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये दूसरी वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। और आपकी एक और वैल्यू होती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये तीन वैल्यूज हैं जो आपको हर बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीन वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं। याद रहेगा आपको। आप देख लो, जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका जो आर का वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है ना। तो इस वजह से फिर कह देता हूं, जो आपकी आर की वैल्यू है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको यहां तक? पक्का? अच्छा बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन की ना एक और फॉर्म भी होती है, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। इसका डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। यह है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। प्रेशर इज इक्वल टू डी बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी आर टी अपॉन एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू बोले तो मोलर मास ऑफ दी गैस, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी गैस। इस पे भी डिपेंडेंसी होती है इस तरह से। अच्छा, आगे ये कहता है, समझने वाली बात तो अब है कहानी में, कहता है कि कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल गैस हो। यस, मतलब कोई भी गैस हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस लॉस को फॉलो नहीं कर सकती। तो फिर सर कौन सी कंडीशन में करती है? ये देखो, दो कंडीशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अगर गैस का टेम्परेचर हाई हो और अगर प्रेशर कम हो, उसी कंडीशन में जो आपकी गैस होगी वो आइडियल गैस कहलाएगी। इसके अलावा उस गैस को आप क्या कहोगे? रियल गैस बोलोगे, बिकॉज वो गैस लॉस को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको? रियल गैस बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक चीज और देखो, एक छोटी सी टर्म होती है जिसको बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ। सर ये क्या होता है? इधर देखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अरे बोलो ना भाई, देखना जरा, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। यस, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। आर क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट ले लूं फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इधर देखना भाई, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, मतलब आपने क्या कांस्टेंट कर लिया? अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट कर लिया, मतलब मोल्स कांस्टेंट कर लिए। तो मुझे एक बात बताओ, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया क्या? सर बिल्कुल हो गया। ये अगर कांस्टेंट है पीवी अपॉन टी, तो आप बोलोगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। मेरी बात समझ रहे हो आप? दिस इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। आपको यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी चीज में? समझ में आ रही है क्या मेरी बात? एकदम बढ़िया ढंग से। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, है ना। आपको इनिशियल कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे देगा और फाइनल कंडीशन में कोई एक चीज पूछेगा आपसे। इस फॉर्मूले को लगाओगे आप उत्तर पाओगे, लेकिन ध्यान दो, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक भाई साहब और थे जिनका नाम था डॉल्टन्स। उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया बात बोली थी जिसको आप डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हो। बहुत सिंपल चीज है। क्या कहा इसने कहा, मान लो आपने एक कंटेनर ले रखा है, लॉ के नाम पे कुछ ज्यादा चीज नहीं है बड़ी। इसमें अगर मान लो आपने तीन गैस फिल कर रखी है, ए, बी और सी। ये तीनों गैसेस कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। बोले तो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर इन तीनों गैसेस का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर पीटी लिख दूं, तो डॉल्टन भाई साहब ने कहा कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। भाई इसमें लॉ जैसा क्या है, सारी गैसेस के प्रेशर को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर। पीए क्या है? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक है। अब अगर मान लो तुम में से कोई कहे, सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? क्यों भाई, पूछ सकता है कोई? पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर कोई पूछ ले, है ना, क्या कि पार्शियल प्रेशर क्या है? आप बोलोगे गैस ए का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के इक्वल होगा। ठीक। बी का पार्शियल प्रेशर बी का मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के इक्वल होगा, और सी का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल के इक्वल होगा। मतलब एक ही बात मुझे समझ में आती है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के इक्वल होता है। ठीक है। और मेरे हिसाब से मोल फ्रैक्शन निकालना सारी दुनिया जानती है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यही होता है क्या? अरे बोलना मेरे भाई।
अच्छा, मोल फ्रैक्शन अगर बी का मुझे निकालना हो तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सी का निकालना होता तो सी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्या यही होता? यस। कोई दिक्कत है क्या आपको? यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? बहुत ही बढ़िया, आगे चलें। चलो सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो आप समझो व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन जैसे मान लो आपने कंटेनर ले रखा है, इसमें पार्टीशन कर दिया, इधर आपने मान लो हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है और इधर आपने ऑक्सीजन गैस फिल कर रखी है। आपने पार्टीशन हटा दिया एकदम से। जैसे आप पार्टीशन हटाओगे, ऑक्सीजन इधर जाने लगेगी और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर जाएगी और ऑक्सीजन इधर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? ये क्या हो रहा है? क्या गैसेस की इंटरमिक्सिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या अपने आप हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है। तो ऐसी जो गैसेस की इंटरमिक्सिंग है, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन का ही एक भाई और है जिसको बोला जाता है इफ्यूजन, है ना। इफ्यूजन जो है वो एक डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। कब? जब मान लो आपने पूरा पार्टीशन एक साथ नहीं हटाया, आपने बोला चिन्नू सा होल करूंगा मैं, ले भाई कर दे। आपने एक छोटा सा होल कर दिया, अब जो डिफ्यूजन है वो किसके थ्रू होने लगेगा? इस छोटे से होल के थ्रू होने लगेगा, और इसी को बोला जाएगा इफ्यूजन। ठीक है। जब स्पेशल केस है इफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन का। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो, उस केस में डिफ्यूजन को नाम दे दिया जाता है इफ्यूजन। जो भी हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे वो डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के लिए सेम रहेंगे, कोई दोनों में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है पता है क्या किसी को? हाँ जी बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है किसी को? देखो, फॉर इसका लिखा है डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिफ्यूज्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। यूनिट टाइम में किसी भी गैस के जितने मोल्स डिफ्यूज हो या फिर जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख दूं क्या मैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। इन दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा क्या वो आपसे पूछना चाहता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ग्राम्स लॉ ने एक बात और बोली, ग्राम ने एक बात और बोली कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये कब होगा? एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एक्स फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कब होगा? जब टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। ठीक है। अगर आप प्रेशर वेरी कर रहा हो तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बेटा, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन अंडर रूट ऑफ एमडब्ल्यू। इस बात को याद रखें। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू MW2 अपॉन MW1, है ना। दो रेट का अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में ऐसे किया जा सकता है। बोलो जरा, कर सकते हो? और अगर मान लो इस फॉर्मूले की मैं बात करूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट MW2 अपॉन MW1, ये रिलेशन भी आप काम में ले सकते हो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो। क्लियर? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ना, या तो फॉर्मूला इस फॉर्मूले क्वेश्चन इस पे बनता है या फिर इस पे बनता है ना। ये चीज है जो ग्राम्स लॉ में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मास है, इसकी जगह डेंसिटी भी लिख सकते हो। अरे भाई, वेपर डेंसिटी नहीं होती क्या? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, तो जो मॉलिक्यूलर मास लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये था बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। देखो जी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए तीन तरह की स्पीड डिफाइन होती है। कौन कौन सी? एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और तीसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। इन तीनों वेलोसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, इससे पहले एक इक्वेशन है जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशन बोला जाता है। क्या होती है इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। यहां पर जो सी है ना बेटा, इस सी को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और यहां पर जो m है ना बेटा, ये m क्या है? मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, उसको m से रिप्रेजेंट किया है। और n क्या है? n है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर मास में प्रेजेंट है। ऑल राइट। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पर मोल निकालनी हो, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट 3/2 RT। और अगर मान लो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी हो, तो आपको फॉर्मूला लगेगा 3/2 KT। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो R है बेटा वो तो गैस कांस्टेंट है, और जो ये K लिखा है बेटा, इस K को क्या बोलते हो? दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद होगा। यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर मान लो कोई भी गैस ले लो, और अगर सारी गैसेस का टेम्परेचर आपने सेम रखा है, तो सारी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज तभी होगी जब आप गैसेस का टेम्परेचर चेंज करोगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गैस के लिए तीन तरह की वेलोसिटी डिफाइन होती है। पहला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बेटा VRMS का फॉर्मूला लिख सकते हो √3RT/mw। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना जरूरी है। RT की जगह आप और क्या लिख सकते हो? PV भी लिख सकते हो, PV/mw। और यहां पर एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो √3P/T। ठीक है, यहां पर D है डेंसिटी, P है प्रेशर, mw इज मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो VRMS है, RMS वेलोसिटी, वो इंक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं V एवरेज की। बेटा V एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, 8/π RT/mw। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, इसमें 3 की जगह क्या लिख दो? सिर्फ आप 8/π लिख दो, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। कहानी खत्म। PV/mw और 8/π P/d। लो जी, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, नेक्स्ट वाले में VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है पता है क्या आपको? जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला जाता है। यस, वेलोसिटी पजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना? तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। जहां 3 लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है? सिर्फ 2 लिखना है, 2RT/mw। ठीक है, और ये हो जाएगा 2PV/mw। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? √2P/d। लो जी, कहानी खत्म, बस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा, मान लो आपसे पूछे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो देखो यहां पर आ रहा है, अगर टेम्परेचर में फिक्स कर दूं, T कांस्टेंट हो गया, तो यहां रहा √3, यहां रहा √8/π, यहां रहा √2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर? √3 है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे VRMS सबसे बड़ा होता है, फिर V एवरेज आता है, और फिर सबसे छोटा कौन होता है? VMP होता है। ठीक है ना? आप इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। मेरी बात समझ में आई? कई बार वो आपसे इसका एग्जैक्ट रेशियो भी पूछ लेता है, √3, √8/π और √2। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट रेशियो यहां पर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद एक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसपे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता नहीं, जिसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। क्या कहता है ये? इट इज द प्लॉट बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर स्पीड। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है किस किस के बीच? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड किसके बीच? वेलोसिटी के बीच। ये जो ग्राफ था, ये जब ड्रॉ किया गया, पता है कैसा मिला? ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला, इस तरह का ग्राफ मिला। इस ग्राफ से ये जो मैक्सिमा इस ग्राफ का बेटा, ये मैक्सिमा क्या बताता है? मुझे मैक्सिमा बता रहा है कि इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। अभी मैंने आपसे कहा था जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? VMP कहते हैं। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी ग्राफ का जो मैक्सिमा होगा, डेल्टा एन और वेलोसिटी वाले ग्राफ का जो मैक्सिमा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी किसको बताएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बताएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसमें एक चीज और समझने वाली है, इसमें एक और चीज समझने वाली है, वो ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है ना? और हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी ना तो बहुत हाई होती है और ना ही बहुत कम होती है, इंटरमीडिएट वेलोसिटी को वो रखते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज ये भी समझ में आती है मुझे कि लेट से मैंने अगर गैस चेंज कर दी, है ना, जैसे मान लो एक ग्राफ दे दिया मैंने तुम्हें,
ऐसा ग्राफ दे दिया, पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है, दो अलग अलग गैसेस दे दी, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ग्राफ में से क्लोरीन का ग्राफ कौन सा है और नाइट्रोजन का ग्राफ कौन सा है, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो आप कहोगे साहब जो वीएमपी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वीएमपी कम होगा। तो इसका मतलब देखो ये फर्स्ट वाले ग्राफ का वीएमपी ये रहा और सेकंड वाले ग्राफ का वीएमपी ये रहा। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास N2 के कंपैरिजन में, इसका मतलब बेटा वीएमपी किसका ज्यादा होगा, N2 का ज्यादा होगा, ठीक है, वीएमपी किसका ज्यादा होगा, N2 का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो N2 का है और ये वाला ग्राफ किसका है, Cl2 का है ना। तो नेचर ऑफ गैस पे इस तरह से डिपेंडेंसी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व में ये क्वेश्चन बन सकता है। टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है बेटा उसका फॉर्मूला आपने लिखा था √2RT/mw, तो उस वीएमपी जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस, वीएमपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे वीएमपी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक कर्व दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और एक ग्राफ दे दिया मान लो ऐसा, और मान लो एक कर्व दे दिया कुछ ऐसा, इस तरह से, और आपसे पूछे कि ये वाला कर्व का टेम्परेचर है T1, इसका है T2 और इसका है T3, रिलेशन बताओ T1 T2 T3 में कौन बड़ा होगा। तो आप कहोगे T1 के कॉरस्पॉन्डिंग वीएमपी ये रहा, T2 टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वीएमपी ये रहा, T3 टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वीएमपी ये रहा। यस, तो ये जो वीएमपी है T3 के कॉरस्पॉन्डिंग वीएमपी सबसे ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वीएमपी ज्यादा। इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, T3 सबसे ज्यादा, फिर T2 और फिर T1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वीएमपी इंक्रीज करेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्राफ है वो राइट साइड में खिसक रहा है, दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे ब्रॉड हो गया हो, जैसे ग्राफ कैसा हो गया बेटा, ब्रॉड हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हर केस में सेम रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। ये चीज है जो यहां से पूछी जा सकती है। टेम्परेचर का आपसे रिलेशन पूछ सकता है, तो आप वीएमपी निकाल लोगे, जिसका वीएमपी सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और वीएमपी कैसे निकलेगा कि इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को वीएमपी कहा जाता है। बस खत्म कहानी। चलो जी, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, केटीजी कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, एक बार फटाफट से उनको पढ़ने का कष्ट करो, देखें। दिख रहे हैं तुम्हें? पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है बेटा वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि जब गैस का मॉलिक्यूल होता है बहुत ही छोटा होता है और जो गैस होती है बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट्स व्हाई गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बिकॉज वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत बढ़िया। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, है ना। जब गैस का पार्टिकल मूव करेगा तो जैसे मान लो ये कंटेनर है, जब वो गैस का पार्टिकल इस कंटेनर की दीवार को जाके हिट करेगा तो उस पर क्या कर रहा है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इसको आप क्या कह देते हो बेटा, प्रेशर कह देते हो, है ना। तो ये पॉइंट ये लिखा है कि प्रेशर का रीजन क्या है, प्रेशर का रीजन है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, किसके साथ, द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। और जो मॉलिक्यूल की गैसेस जो कोलिजन होती है बेटा वो कैसी होती है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब समझते हो कि कोई एनर्जी का आपस में एनर्जी जो है सिर्फ एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी ना तो क्रिएट की बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमेशा एनर्जी सेम रहती है। उस कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, अभी हमने पढ़ाई था वीएमपी, वो हमने सारी चीजें पढ़ी थी। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने फॉर्मूला भी बताया था 3/2 kT या फिर 3/2 RT। तो सिर्फ डिपेंडेंसी किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। लेकिन हमने एक चीज ये भी कही थी कि बेटा कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती। आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, देखो अगर मान लो गैस आपकी आइडियल गैस होती तो अभी हमने कहा था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए,
ये देखो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, CO, CH4 का ग्राफ दिया हुआ है। देखो कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इस ग्राफ को फॉलो करती हो, आइडियल गैस वाले ग्राफ को फॉलो करने वाली कोई भी गैस नहीं है। इसका मतलब ये चीज को बताता है कि जो गैसेज होती हैं वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसका रीजन देख लेते हैं कि भाई ये जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं करती, वो आइडियल गैस से डेविएशन क्यों शो करती है। तो इसका बोला गया कि दो रीजन थे। क्या रीजन, कि जो आपकी केटीजी है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें दो पोस्टुलेट ऐसे हैं जो फॉल्टी हैं, जो अजम्पशन सही नहीं है। कौन कौन से अजम्पशन सही नहीं है, देखो पहला अजम्पशन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये अजम्पशन तब तक सही है जब तक गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर कम है, तब तक गैस के पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, गैस के पार्टिकल नजदीक आए, जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे ये जो रूल है, ये जो आपने पोस्टुलेट लिखा है, ये एप्लीकेबल नहीं होता। यस, अच्छा। और दूसरा कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। ये चीज भी तब तक सही है जब तक कि टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। जब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा है, तब आप बोल सकते हो कि जो गैस का मॉलिक्यूल है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम इस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपने टोटल वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया ऊपर से, हाई प्रेशर की बात करूं मैं, तो जो वॉल्यूम है वो गैस का कम हो जाएगा। अगर टोटल वॉल्यूम ही कम हो गया तो अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डेविएशन है वो हमेशा किस कंडीशन में आ रहा है, जब प्रेशर हाई है ना। प्रेशर हाई होने पे दिक्कत यही होती है कि हाई प्रेशर पे गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। और उसी वजह से हम लोग ये जो रूल थे उसको आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक। तो अब अगर मान लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, तो कोई किसी ने पूछा कि साहब आपकी जो रियल गैस है वो भी तो किसी इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए। वो जो इक्वेशन होती है उसकी हम लोग बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वैंडरवॉल इक्वेशन। बेटा क्या कहते हैं उसको, वैंडरवॉल इक्वेशन। वैंडरवॉल इक्वेशन कैसे बनी, आपके प्रेशर और वॉल्यूम दो चीजों में करेक्शन करके। अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम में थोड़ा करेक्शन कर दिया तो वो जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, प्रेशर करेक्शन की। देखो जैसे आपकी रियल आइडियल गैस है, आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक आइडियल गैस का पार्टिकल आया, खट से आके इसको हिट किया, है ना, और इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं क्या बोल दूंगा, प्रेशर बोल दूंगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लो रियल गैस है, रियल गैस का पार्टिकल बेचारा इधर से आ रहा है लेकिन पीछे वाले पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर इस रियल गैस वाले पार्टिकल को पीछे से की तरफ वाले पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जिस इस पे जाके जब हिट करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कम होगी, क्योंकि उस पे पीछे की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, खींच रहा है कोई, तो उस पे कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। यस, तो इसका मतलब जो रियल गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। तो मैं क्या करूंगा, आइडियल गैस के प्रेशर को रियल गैस के प्रेशर में कुछ ऐड कर दूंगा रियल गैस के प्रेशर में, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडियल गैस के प्रेशर में। और क्या ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है n²a/v², ठीक है। दिस इज योर प्रेशर करेक्शन। तो इसमें आपसे करेक्शन टर्म पूछी जाती है, कौन सी होती है, ये वाली, इसको बोला जाता है बेटा करेक्शन टर्म, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ए को बोला जाता है वैंडरवॉल कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहोगे इसको आप, वैंडरवॉल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ए का वैल्यू डिपेंड करता है। जिस गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस गैस के लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो बेटा वॉल्यूम देखो ऐसा होगा, जैसे मान लो एक रूम है ना, और उस रूम का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। आपने उस रूम में 2 मीटर क्यूब की एक कोई टेबल लाके रख दी। अब आपके पास उस वॉल्यूम में जो रूम है उसमें मूव करने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, आप कहोगे सर टोटल वॉल्यूम था 10 और उसमें 2 मीटर क्यूब की आपने टेबल रख दी, तो आप कितने वॉल्यूम में घूम पाओगे,
10 - 2 में। यही चीज यहां पर हो रही है गैस के लिए भी। गैस का टोटल वॉल्यूम मान लो है V। यस। अब आपने कहा कि गैस के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब आप गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मान लेते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वो कुछ है, x है। तो अगर टोटल V में से x वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब मूव करने के लिए कितना स्पेस बचा है सर? V - x। कितना बचा है? V - x, है ना। तो इस टोटल वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा मुझे, और वो कितना माइनस किया जाता है? वो माइनस किया जाता है, ये V कौन सा है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वो माइनस करते हो आप NB, ठीक है। तो बेटा ये जो टर्म है -NB, दिस इज योर करेक्शन टर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वॉल्यूम में करेक्शन टर्म कौन सी है और प्रेशर में करेक्शन टर्म कौन सी है। इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना। जो वॉल्यूम आपने हटा दिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यहां पर जो B है बेटा, इसको भी वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हो आप। यस। और जो B का वैल्यू है, B का वैल्यू पता है किस पे डिपेंड करता है? B का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूलर साइज पे। जिस गैस के मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी, उस गैस के लिए B का वैल्यू ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इन दो चीजों को आप याद रखोगे, ठीक। तो प्रेशर का ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, तो आप इन दोनों से जो एक इक्वेशन बनाओगे, क्या इक्वेशन बनी है बेटा? देखना, P + n² A/V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन डर वाल इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। इसमें A और B कांस्टेंट्स हैं, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है। P प्रेशर होता है, N मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट है, और जो आपका T है वो टेम्परेचर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है इस स्लाइड में, वो है प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन वाली टर्म। आपसे यूनिट भी पूछी जा सकती है A और B की, है ना। वो आप निकाल लोगे। कैसे? आप बोलोगे साहब प्रेशर में प्रेशर ऐड किया जा सकता है, तो मतलब n² A/V² का यूनिट किसके बराबर होगा? प्रेशर के यूनिट के बराबर। तो यहां से A का यूनिट निकल जाएगा। और आप बोलोगे सर वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस किया जा सकता है, इसका मतलब जो NB की यूनिट है वो किसके बराबर होगी? वॉल्यूम के यूनिट के बराबर, है ना। तो यहां से B का यूनिट भी निकल जाएगा। तो ये यूनिट पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टर्म आती है जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपकी रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी, डेविएशन शो करेगी। तो कितना ज्यादा डेविएशन शो करेगी उसको बताता है कौन? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू बेटा वैल्यू होता है Z इज इक्वल टू PV/nRT, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर PV इज इक्वल टू nRT है तो Z का वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। Z का वैल्यू कितना होगा आइडियल गैस के लिए? 1 होगा। तो आपके सामने देखो जो ग्राफ बनाया हुआ है Z और P के बीच, उसमें ये वाली जो लाइन है 1, ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। और देखो कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इस आइडियल गैस वाली लाइन को फॉलो करे हर टेम्परेचर और प्रेशर पे। कुछ गैसेस डायरेक्टली ऊपर जा रही हैं, कुछ गैसेस नीचे जा रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं। तो जो गैस का वैल्यू, जिस गैस के लिए Z का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है कि जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। और जिस गैस के लिए Z का वैल्यू 1 से कम होता है, ऐसा बोला जाता है कि वो जो गैस है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, ठीक है। तो यहां पर Z इज इक्वल टू 1 होगा किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, ठीक। एक चीज आप और देखो, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब हो रहा है? जब प्रेशर बहुत हाई है। देखो हाई प्रेशर पे जो Z का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है ना, हाई प्रेशर पे। आप एक चीज और देख रहे हो, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके लिए Z का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना। देख लो Z का वैल्यू लेस देन 1 तब है जब प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, प्रेशर कम है, लो प्रेशर, है ना। कुछ लोग इसको लो प्रेशर लिखते हैं और कुछ लोग इसको इंटरमीडिएट प्रेशर भी लिखते हैं, है ना, लो या फिर इंटरमीडिएट प्रेशर। उस केस में Z का जो वैल्यू होगा बेटा वो लेस देन 1 होगा, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही? जब Z का वैल्यू लेस देन 1 है मतलब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा है, और उस केस में गैस को कंप्रेस करना सबसे आसान होगा, सबसे इजी होगा। ये किसके लिए है? Z के लिए। ये बातें आप ध्यान रखो। Z का वैल्यू लेस देन 1 जब प्रेशर कम है या फिर इंटरमीडिएट प्रेशर है। Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब? जब प्रेशर बहुत ही हाई हो। आप इसमें यह भी देख सकते हो कि Z का वैल्यू लगभग 1 है ना, जब प्रेशर बहुत ही कम है तो जो Z का वैल्यू है वो लगभग 1 के इक्वल है ना, एट
लो प्रेशर, है ना, वेरी लो प्रेशर, काफी कम प्रेशर हो ना तब Z का वैल्यू काफी 1 के काफी इक्वल होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि जब प्रेशर बहुत कम होगा तो जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो Z होगा वो लगभग 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक इसमें एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है बेटा बॉयल टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट। बॉयल टेम्परेचर किसको कहा जाता है? बॉयल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपकी जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ना, लिखा है ना, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, A अपॉन RB होता है, ठीक है ना। A क्या है यहाँ पर? वही वैंडरवॉल कांस्टेंट, A और B वैंडरवॉल कांस्टेंट्स है, और R है आपका गैस कांस्टेंट R, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर उसके बाद एक ग्राफ आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा, गैस को लिक्विफाई करना हो तो देखो गैस को लिक्विफाई तभी किया जा सकता है बेटा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, और मुझे पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा होता है, तो मुझे गैस को लिक्विफाई करना है तो उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अट्रैक्शन तभी बढ़ेगा जब मैं टेम्परेचर तो लूं कम और प्रेशर को ले लूं हाई। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही आपकी जो गैस होती है उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अब यहां पर 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इन तीनों का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी जरूरी है। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके बाद आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आप प्रेशर कितना ही बढ़ा दो फिर वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 8A अपॉन 27 RB, ये इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अच्छा बेटा सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, वो मिनिमम प्रेशर जो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जरूरत होती है ना, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू जस्ट लिक्विफाई ए गैस, उसको बोला जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है A अपॉन 27B², ठीक है। एक टर्म होती है क्रिटिकल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है Vc इज इक्वल टू 3B, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखो यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि जो TC होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के, है ना। जिस गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, A का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। तो मान लो अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, सबके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग दी है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान, है ना। यहां से ऐसा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, यहां तक कोई दिक्कत हो? देखो ये जो ग्राफ है ना बेटा, इस वाले ग्राफ में ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके इस साइड जो आपकी गैस है उसका फिजिकल स्टेट गैस ही है। इस लाइन के इस साइड ऊपर आप देखोगे, इस लाइन से इस साइड ऊपर देखोगे तो जो गैस की फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है। और ये जो ग्राफ में जो बंदर वाली बीच वाली चीज है ना, ये यहां पर जो आपकी गैस है वो गैसियस स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है ना, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ग्राफ जो है वो इस चीज को बता रहा है। और ये देखो ये वो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना 30.98, इसके बाद इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, और इसी वजह से इस टेम्परेचर को क्या बोला गया है? क्रिटिकल टेम्परेचर बोला गया, ठीक है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर है जिस पे पहली बार गैस लिक्विफाई हुई है वो क्रिटिकल प्रेशर है, और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज है, यहां से आप फॉर्मूला ध्यान रखें। ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है इस पे हालांकि क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, ग्राफ पे तो नहीं पूछा गया है, इसके जो फॉर्मूले हैं उस पे पूछा जा सकता है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान, ये चीज इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए जी जनाब, बस ये चीजें थी इस चैप्टर में मोटी मोटी।
जो जनरली जिन पे क्वेश्चन बनता है। अगर आपने ये चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा है पहले, तो आपका एक बहुत बढ़िया रिवीजन इस चैप्टर का हो गया होगा। हर छोटी से छोटी चीज आपको पता लग गई, हर फॉर्मूला आपको पता लग गया। आप चाहो तो ये जो 10 12 15 स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड की हेल्प से 18 स्लाइड्स है बेटा, है ना, 18 स्लाइड्स का मतलब आपके 2-3 पेज भरेंगे। आप शॉर्ट नोट्स भी इन स्लाइड की हेल्प से बना सकते हो। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको अपनी ऐप पे मिलेंगे। ऐप पे जाइए, उस पर माइंड मैप सीरीज सर्च कीजिए, माइंड मैप सीरीज में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।